अमेरिका की दमदार क्लोजिंग शुक्रवार को और एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और $75 के करीब है क्रूड और एक्शन भरा हफ्ता आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के लिहाज से आज होगा। तो बड़ा सवाल ये कि कमजोर या सुस्त शुरुआत हो तो क्या तुरंत खरीदारी की जाए और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और दीपाली आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस की फैमिली में एक बार फिर से। थैंक यू सो मच अनिल जी, और डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि निवेशकों का पैसा बनना चाहिए और इस हफ्ते के लिए बहुत सारे अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे। कर्नाटक चुनाव है, उनका आउटकम आना है, बड़े नतीजे भी हैं काफी सारे, और क्रूड की चाल पर तो डेफिनेटली नजर रहेगी। लेकिन आज के लिए खास तौर से कौन से वो 4 अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं, वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। संकेतों की हम बात करेंगे क्योंकि अमेरिकी बाजारों से जोरदार संकेत हैं। 1 से 1.5% की बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं। क्या इंपैक्ट होगा, क्या ये बढ़त भारतीय बाजारों में दिखेगी, इसको समझेंगे। क्रूड क्या मूड बिगाड़ेगा या फिर कोई खास असर नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतें 3.5 साल की ऊंचाई पर है। $75 के नजदीक ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है और ये हफ्ता क्रूड की दिशा के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ये तय करेंगे कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो नई सैंक्शंस लगाई जाएं, रियायतें दी जाएं या फिर नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर जो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई, जिसका सरोकार है हर एक वायदा ट्रेडर से, वो ये कि सेबी ने एक्सचेंजेस को 1 अक्टूबर से रात 12 बजे तक ट्रेडिंग का समय बढ़ाने का अप्रूवल दे दिया है। और स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आज डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक फोकस में रहेगा क्योंकि नतीजे आने हैं। मुनाफा 40% घट सकता है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजनिंग स्लिपेजेस का आंकड़ा कैसा आता है। लेकिन इन चारों ट्रिगर्स में से सबसे अहम जो रहेगा वो इंटरनेशनल क्यूज रहेंगे, लेकिन रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे डेफिनेटली अनिल जी। इसमें कोई डाउट नहीं कि सबसे पहले हम ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करेंगे और एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत भले हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वीकेंड पर खबरें पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा आती हुई दिखी है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर तनाव थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कोरिया के बीच में और अमेरिका के बीच में समझौते की बात बन रही, तो कुल मिलाकर ये संकेत थोड़े से बेहतर है। हाँ, कच्चे तेल का बढ़ना थोड़ा हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 तारीख तक ये भी साफ हो जाएगा कि अमेरिका सैंक्शंस किस तरह की लगाता है। लेकिन इस बीच ईरान खुद ये कह रहा है कि कच्चे तेल के ऊंचे दाम ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और दीपाली देखिए, सिंपल चीज़ है, $65 से $75 तक हम आए हैं क्रूड पर, लेकिन उसके बावजूद 10,000 से निफ्टी भी 10,700 पहुँचा है। तो कच्चे तेल को लेकर उतना डर, उतनी चिंता अब तक तो बाजार ने दिखाई नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी नहीं दिखाएगा। तो ग्लोबल संकेत मेरे ख्याल से बुरे बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि क्रूड के उछाल को देखते हुए भी घबराना नहीं चाहिए। अभी तक तो नहीं, अभी थोड़ा शांत रहे। अमेरिका से तो अच्छे संकेत हैं, फिर क्या उसको देखें? देखिए, सिंपल चीज है कि जब तक बाजार पहला संकेत ऐसा न दे कि हमें कच्चे तेल से डर लग रहा है, तब तक डरने की जरूरत क्या है। $10 तो हम पचा चुके हैं, 12 मई तक वो सिचुएशन में क्लियर हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस वक्त चिंता करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं जब सुबह 7 बजे आपसे बात कर रहा था तब मुझे यही लग रहा था कि बड़ी सुस्त शुरुआत के आसार दिख रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि जहां खुले वहीं खरीद लिया जाए। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी एसजीएक्स निफ्टी में फिर से मजबूती लौटती हुई दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट से। और एक और बात, शुक्रवार को जब हम बंद हो रहे थे तब हमें कहाँ पता था कि 332 पॉइंट डाउ चढ़कर बंद होगा, तब तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे नजर आ रहा था। तो ये अमेरिका में जो तेजी हुई है अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद से बेहतर है, तो हमें मूड अच्छा रखना चाहिए। तो मूड अच्छा रखना चाहिए तो तेजी करनी चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, तेजी करनी चाहिए। और आज के लिए 10,600 निर्णायक लेवल होगा निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 25,600 निर्णायक लेवल होगा। ये 2 लेवल आपको नजर में रखने चाहिए। और कमजोर शुरुआत हो तो यहाँ पर खरीदारी करने का मौका होगा, लेकिन बाजार की कमजोरी होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करेगा आईसीआईसीआई बैंक। उम्मीद ये है कि बाजार बंद होते होते या बाजार बंद होने के बाद नतीजा है। लेकिन एक चीज साफ दिख रही है दीपाली, वो ये कि निफ्टी ने शुक्रवार को थोड़ा पहला कमजोरी का संकेत दिया है। जिस तरह की क्लोजिंग हुई है 10,675 के नीचे की जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा सा कमजोरी का संकेत है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेच कर निकल जाने वाला संकेत है, लेकिन थोड़ा कमजोरी का संकेत पहला दिया है। लेकिन उसके विपरीत बैंक निफ्टी ने अभी तक बिल्कुल भी कमजोरी का संकेत नहीं दिया। 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं बैंक निफ्टी में जो लगातार मजबूती होती दिख रही। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी या फिर मजबूती खत्म होने का संकेत तब आएगा जब आईसीआईसीआई बैंक निराश करे, और वो आज आपको दिन भर में होने वाला नहीं है, या तो दिन के अंत में या फिर कल होगा अगर हुआ तो। और अगर आईसीआईसीआई बैंक से उम्मीदें ही कम है और आईसीआईसीआई बैंक कुछ अच्छा कर जाए, थोड़ा भी बेहतर करेगा तो मूड बनेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं कोई कमजोरी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। और स्पेशली बैंक निफ्टी आपको साफ तौर पर कह रहा है कि आपको कमजोरी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं। तो निर्णायक लेवल मैंने आपको बता दिए,
10,600, 10 और 25,600 बैंक निफ्टी पर। आइए अब आज की रेंज 10,575, 10,700 ये निफ्टी पर आज की रेंज है और हो सकता है 10,600 भी ना तोड़े, लेकिन मैंने सेफ साइड पर 25 पॉइंट नीचे की रेंज लिए। इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले 50 पॉइंट का एडिशनल मूव आएगा, संभावना कम है दोनों ही तरफ बाहर निकलने की। बैंक निफ्टी 25,500, 25,800 ये है आज की ट्रेडिंग रेंज। इस रेंज के बाहर निकलने की संभावना कम है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे दिन के अंत तक आने की उम्मीद है, तो हो सकता है इस रेंज में ही बाजार वक्त बिताए। और फिर भी अगर इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलने की अंदाजा लगाएं, ऊपर की तरफ की संभावना ज्यादा है, नीचे की कम है बैंक निफ्टी के केस में। बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक निफ्टी के केस में ऊपर की संभावना ज्यादा है बजाय नीचे के। अब आइए इंट्राडे में क्या करना चाहिए। बेस्ट बाय रेंज जहां पर आपको मौका मिले तो छोड़े ना खरीदने का, वो है 10,575, 10,600 निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर अगर 25,500, 25,550 की रेंज में मौका मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। तेजी की पोजीशन आपको कब कम करनी है? अब अगर निफ्टी 10,600 के नीचे बंद हो और बैंक निफ्टी 25,500 के नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लें। और खत्म करने का लेवल वो होगा अगर निफ्टी 10,550 के नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को पूरी तरह से खत्म कर लें। और बैंक निफ्टी अगर 25,400 के नीचे बंद हो तो तेजी की पोजीशन को एक बार बैंकिंग शेयरों से कम कर लें ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए। फिर देखेंगे बाजार आगे किस तरह से जाते हैं। जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, 10,575, 10,600 की रेंज में मिले तो डेफिनेटली खरीद लीजिए। और अगर खुलते ही खरीदें तो 10,600 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऊपर की तरफ 10,650, 10,675 और मूड बना तो हम 10,700 तक भी जा सकते हैं। तीसरा टारगेट 10,700 भी हो सकता है। बेचना है तो 10,675, 10,700 की रेंज में शॉर्ट करना चाहिए और तब आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 10,725 का होना चाहिए। 10,650, 10,625 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी बेचना नहीं है। लगातार चौथा सेशन है जब मैं बैंक निफ्टी बिकवाली की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी है। 25,450 या 25,500 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 25,700 पहला टारगेट है, 25,800 दूसरा टारगेट है और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, खरीदारी के मूड के साथ रहना चाहिए, कहीं कोई डरने घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो SGX को देखकर या एशियाई बाजारों को देखकर बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनलेस कि हांगकांग 400-500 पॉइंट लुढ़क जाए कर जाए तब तो अलग बात है। और दूसरा ये कि जो भी हो 9:08 पर जब बाजार सेटल होंगे तो तब एक बार खुलते ही क्या करना चाहिए वो एनालिसिस भी कर देंगे। हाँ, और बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत लग रहा है, यही आपने बताया कि और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों से आप ज्यादा चिंतित हैं भी नहीं। ना, इसलिए सेक्टर्स के तौर पर मैंने प्राइवेट बैंक्स को ही चुना है पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव साइड पर सेक्टर्स में। और अगर नेगेटिव कुछ हो सकता है तो एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, जाहिर सी बात है, नो ब्रेनर है, दिमाग लगाने की कोई खास बात है नहीं इसमें। और एविएशन थोड़ा सा मुझे कमजोर दिख रहा है। एविएशन न सिर्फ क्रूड की वजह से, अदरवाइज भी एविएशन स्टॉक कमजोर दिख रहा है। पूरे हफ्ते टूटे हैं, फ्राइडे थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी थी, अदरवाइज पूरे हफ्ते ट्रेंड वीक था। तो इसलिए एविएशन शेयरों में थोड़ी कमजोरी। हाँ, सीमेंट शेयर थोड़ा और कमजोर हो सकते हैं। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जहां कमजोरी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम एफआईएस डीआईएस के आंकड़े देखें तो कैश मार्केट में तो एफआईएस एक बार फिर से बिकवाली की तरफ ही रहे हैं। क्या यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं? खराब है आंकड़े। अच्छा, हाँ, अगर एक नेगेटिव फैक्टर आज के सेशन में आप देखना चाहें तो ये आंकड़े ही हैं, क्योंकि 1628 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा छोटा नहीं है, बड़ा है। दूसरा, साथ साथ में अगर आप वायदा कारोबार के आंकड़े देखें तो वो भी कमजोरी वाले हैं। लगभग 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं, 250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो तीनों ही तरफ बिकवाली हुई है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। इंडेक्स ऑप्शन जरूर एफआईएस ने खरीदे 1116 करोड़ को, लेकिन मैं उससे इंप्रेस्ड नहीं हूँ। और वो भी ऑप्शंस में मंदी की पोजीशन से ज्यादा बनी, पुट ऑप्शंस खरीदे गए हैं ज्यादातर एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस के आंकड़े खराब, और यही एक दिक्कत की बात है कि फिर ऐसी सिचुएशन में ऊपरी लेवल पर बाजार के लिए टिकना मुश्किल है। क्योंकि अगर एफआईएस ऊपर के लेवल पे थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं, तो आप रुक रुक कर चलेंगे, ये संकेत साफ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज के सेशन में फिर 10,700 को पार करके टिक पाना बाजार के लिए चुनौती होगा। तो मेरा ये समझना है कि बहुत गिरेंगे नहीं, लेकिन बहुत बढ़ने के लिए जो आपको ट्रिगर चाहिए वो न तो एशिया से बड़ा ट्रिगर मिल रहा है, न एफआईएस के डेटा से बड़ा ट्रिगर मिल रहा है। तो वो आपके अपसाइड को भी लिमिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है इन डेटा के दम पर आप ये कह सकते हैं वेट एंड वॉच वाला मामला हो। बिल्कुल, लेकिन अगर हम एफ&ओ का डेटा वॉच करें शुक्रवार का, तो वहां ट्रेडर्स की क्या रणनीति रही है? क्योंकि यूजुअली फ्राइडे के सेशन में क्या ट्रेंड रहा उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखता है अगले सत्र में भी। एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है दीपाली। अब आप देखिए, निफ्टी कमजोर बंद हुआ है, राइट, लगभग 60 अंक नीचे, और प्रीमियम बढ़कर आई है, 27 पॉइंट से बढ़कर 40 पॉइंट की प्रीमियम आ गई जी। बैंक निफ्टी मजबूत बंद हुआ है 40 पॉइंट, और वहां पर प्रीमियम घटी है 106 पॉइंट से घटकर 56 पॉइंट, यानी कि वहां पर लगभग 50 पॉइंट से प्रीमियम घटी है। थोड़ा कंफ्यूजन वाले सिग्नल्स हैं
ठीक है ना। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि निफ्टी बहुत कमजोर है, बहुत कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी बहुत मजबूत है, जबकि है ऐसा। तो थोड़ा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट ट्रेड लेना क्या है, कैसे लेना है और कितनी प्रीमियम पर लेना है। तो जब आप शॉर्ट कवर करने जाते हैं तो आपको निफ्टी पर प्रीमियम ज्यादा देनी पड़ती है, जब बैंक निफ्टी आप बेचने जाते हैं फ्यूचर्स तो आपकी प्रीमियम कम हो जाती है। तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना थोड़ा सा फ्यूचर्स में मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, कोई भी लेवल पे ऐसा नहीं है कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़कर आया हो। बिल्कुल राइट। इनफैक्ट वो फिगर्स हम देख भी रहे थे, बहुत ज्यादा कोई कन्विक्शन मिल नहीं रहा है। सिर्फ एक 10,700 के कॉल पर 4 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। इसका मतलब क्लियर है कि इस वक्त बाजार का फोकस इंडेक्स पर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स से आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप निफ्टी देखेंगे तो कमजोर दिखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे तो कहीं कोई समस्या है नहीं, और इसलिए इंडेक्स में बहुत ज्यादा पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही है। 10,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, उससे पहले 10,600 क्यों निर्णायक लेवल है वो बता दूं। 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, जो कि अच्छा है, भारी भरकम है। और अगर आप 10,600 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो ये जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हैं, पुट राइटर्स जिन्हें हम कहते हैं, पुट बेचने का मतलब है कि आप तेजी की पोजीशन बना रहे हैं और आपकी कमाई उतनी है जितनी पुट की प्रीमियम है, लेकिन रिस्क हो जाती है अनलिमिटेड अगर बाजार गिरने लगे तो 10,600 के नीचे जैसे जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे, नहीं कॉन्फिडेंस हिल रहा है हमारा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में 10,600 होल्ड होना जरूरी है, और 10,600 के आसपास थोड़ा सा अगर टिक गए तो हल्की शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है, भारी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स अब ज्यादा बचे नहीं है। 10,600 के कॉल्स पे सिर्फ 16 लाख शेयर हैं, तो कॉल्स भी बहुत ज्यादा, मतलब मंदी की पोजीशन ज्यादा है नहीं। अब आइए ऊपर की तरफ, क्यों 10,700 को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल, थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए कि 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है, तो हो सकता है वहां जाकर हम थोड़ा रुके अटके, ये पहला संकेत आपके लिए हो सकता है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी 25,500, ये अहमियत वाला लेवल है, और वो इसलिए है कि 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर पुट में बैंक निफ्टी के, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लेवल आसानी से टूटेगा नहीं, उसे हम होल्ड करेंगे। ऊपरी स्तरों पर पहले 25,700 और उसके बाद 25,800, ये दो लेवल ऐसे हैं जहां पर 3-3 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो वहां जाकर थोड़ा थोड़ा रुकने वाला मामला हो सकता है। तो ऐसे में रेंज बहुत क्लियर है, साफ है। 25,500 के नीचे जाने को बहुत ज्यादा तैयार नहीं है बैंक निफ्टी, 25,800 को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी का सेटअप। तो कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग रुझान है, बहुत तेजी का भी नहीं, बहुत मंदी का भी नहीं, और मैं ये समझता हूं ऐसे में दीपाली अगर निफ्टी पूरा दिन भर 10,610, 700 की रेंज में वक्त बिता दे तो भी बुरा नहीं है, बैंक निफ्टी 25,500, 25,700 की रेंज में वक्त बिता दे तो भी बुरा नहीं है। तो बेसिकली हमें अभी चाहिए क्या, बहुत ना भी बढ़े, कमजोर ना हो, अगर टिके रह जाए इसी के आसपास बस उतना भी काफी है। तो यानी ये कह सकते हैं डेटा हो, क्यूज हो, सबको देखते हुए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में से किसी एक पर अगर कोई तेजी का पोजीशन लेना है तो बैंक निफ्टी को पहले कंसीडर कर सकते हैं। खरीदना है तो बैंक निफ्टी, शॉर्ट करना है तो निफ्टी। चलिए, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। हाँ, ये 3-4 दिनों से क्लियर है एकदम कि भाई निफ्टी कमजोर है, बैंक निफ्टी मजबूत है, या निफ्टी कम मजबूत है, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है। तो ये तो स्ट्रैटेजी मिली है। अब इंडेक्स की तो बातचीत हुई, लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज स्टॉक्स कौन से रहेंगे जो फोकस में रहेंगे, पैसा आज आपका कहां बनेगा, खबरें कहां है, ये सारा एक्शन हम लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। एक बार मुझे लगता है कि इस एक बड़े मुद्दे पे बात करनी चाहिए जो पहली अक्टूबर से, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट, और बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई। और इंटरेस्टिंग ये है अनिल जी, जो जी बिजनेस ने पोल कराया कि सही है या नहीं है, फायदा होगा कि नुकसान होगा, दो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि ये समय बढ़ाना सही कदम है कि गलत कदम है, इसमें बराबर बराबर राय बटी हुई है, ऑलमोस्ट 50-50%। निवेशकों को फायदा होगा कि नहीं, इसमें ज्यादातर ब्रोकर्स, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फायदा पहुंचेगा। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। किस निवेशक को फायदा होगा? देखिए कौन कौन निवेशक है मैं बता दूं। सबसे पहला निवेशक है आपका एफआई, जो सबसे बड़े, जिनको आप बड़ा मानते हो, ठीक है। क्या एफआई सुबह शाम के लिए पैसा लगाते हैं, दिन रात के लिए पैसा लगाते हैं? वो लंबे समय के लिए लगाते हैं। तो अगर आप एक तरफ कहते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो 3 घंटे 5 घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा, राइट? ऐसे तो आप 24/7 खुला रखिए भाई। अगर कुछ चीज खुली है तो आदमी वहां जाएगा, नहीं खुली है, अगर आप मंदिर भी जाते हैं, अगर वक्त है, मंदिर के पट बंद हो गए तो आप दर्शन करने दूसरे दिन जाएंगे ना। बिल्कुल। ये कोई बात नहीं है कि आप हर मिनट आप ट्रेड करने का। तो एफआईज स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग तो नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर्स की है, कैश की तो बंद है। तो एफआईज को बहुत फर्क नहीं पड़ता
दूसरी बात, अब आइए म्यूचुअल फंड्स और घरेलू इन्वेस्टर्स, वो खुद लंबे अवधि वाले इन्वेस्टर्स हैं और वो भी कैश में डिलीवरी लेकर ट्रेड करने वाले हैं, उनके लिए फायदे की बात बहुत नहीं है। तीसरा आइए आप रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप एफएनओ की ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कौन सा ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास एक सिंगल स्टॉक 5 से 8 लाख या 10 लाख का 5 लाख का लोड साइज है, राइट? तो किसके पास 5 लाख की क्वांटिटी की वैल्यू के एक ही शेयर होता है? तो रिटेल इन्वेस्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस आदमी के 10, 20, 50 शेयर जिसके पास हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जो रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ में ट्रेड कर रहा है, पता चले कि आज शाम को बाजार बंद होने के बाद वो कहीं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया है, इस टाइमिंग को बढ़ाने का फिर पर्पस वही क्या मैं है? बता रहा हूँ। अगर 5 बजे बाद 7 बजे बाद आप अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गए, पता चला पीसी कोई एक पीसी ज्वेलर्स हो गया तो आपके वो डिनर ही महंगा पड़ गया। तो कोई मतलब वाली बात न तो रिटेल के लिए है। अब ब्रोकर का सवाल आता है, 4 ही पार्टी है, ब्रोकर के लिए क्या है? पहले ही दिन से कॉस्ट तो बढ़ गई आपकी, खर्च बढ़ेगा, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो वो तो बात की बात है। और कोई ब्रोकर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि जितना मेरा खर्च बढ़ेगा उससे ज्यादा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसे में होना क्या चाहिए? ये कदम अच्छा तभी है, अच्छा तभी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कदम खराब है, अच्छा तभी है जब सिर्फ और सिर्फ, मार्क कीजिए मेरे वर्ड्स को, सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग अलाउ करें, स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं। अगर एक्सचेंज और सेबी स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग अलाउ करती तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। अगर आप इंडेक्स में अलाउ करते हैं बहुत अच्छी बात है, एसजीएक्स निफ्टी में आपका वॉल्यूम ना जाए, गिफ्ट सिटी में आप ट्राई कर रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चलिए आप एक्सचेंजेस में ट्राई कर लीजिए, वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट हो जाए, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स को, स्टॉक ऑप्शंस को रात को 12 बजे तक खुला रखने में कोई समझदारी का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी के लिए। ब्रोकर का फायदा नहीं, निवेशक का फायदा नहीं, तो इससे बेहतर सिर्फ और सिर्फ आप इंडेक्स फ्यूचर्स में रखिए। और दुनिया भर में भी यही ट्रेंड है, दुनिया भर में भी यही ट्रेंड है कि इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड किए जाते हैं। आपको हेजिंग करनी है इंडेक्स में कीजिए, सिंपल है। स्टॉक्स में हेजिंग करने की जरूरत क्या है? और अगर स्टॉक्स में करनी है तो दिन में आपको मिल रहे हैं 6-8 घंटे। इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ एट पार लाने के लिए कदम उठाया गया है। हाँ, तो एट पार लाए तो फिर वो भी इंडेक्स में करते तो आप भी इंडेक्स में करिए ना, उससे आगे जाने की जरूरत क्या है फिर? अगर आप एट पार है पहले उनको तो कर लेने दीजिए। अगर दुनिया भर के बाजार सोच समझ कर स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आपको करने की जरूरत क्या है? तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, सेबी करना चाहती है, एक्सचेंज करना चाहते हैं, करें, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में इसे अलाउ करना बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं, सिर्फ ये इंडेक्स फ्यूचर्स में होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स में होना चाहिए। स्टॉक फ्यूचर्स में होने से सटोरी ज्यादा होगा और निवेशकों का या फिर ब्रोकर्स का तो फिलहाल कोई फायदा इसमें नजर नहीं आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीकेंड पर आए हुए नतीजों से, और सुमित हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए कौन से अहम नतीजे रहे शुक्रवार, देर शाम, शनिवार और रविवार को। बताइए सुमित। शुक्रिया अनिल। देखिए, सबसे पहला तो डीमार्ट के नंबर आए हैं और डीमार्ट के नंबर्स में आंकड़ा अच्छा है, 97 करोड़ से बढ़ के मुनाफा करीब 167 करोड़ रुपए के आसपास ये आंकड़ा आया है। और आय फ्रंट पे भी 3120 करोड़ से बढ़ के 3820 करोड़ रुपए ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। दरअसल जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है उन्होंने इसको बहुत बुलिश रिजल्ट्स को आंक रखा था, लेकिन कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। कुछ एनालिस्ट से ज़रूर थोड़े से कम आए हैं, लेकिन अदरवाइज कंपनी के जो नंबर है, चाहे मार्जिन के फ्रंट पर हो, एबिटा के फ्रंट पर हो, अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं, तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नोसिल के नंबर आए हैं जहां पर आय 9% से बढ़कर 276 करोड़ रुपए आई है, मुनाफा 143% बढ़कर करीब 51 करोड़ रुपए, और ईबिटा भी 113% बढ़ के रफली 84 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ये नंबर्स भी अच्छे साइड पे ही काउंट किए जा रहे हैं, इनके मार्जिन भी करीब 10% के आसपास इंप्रूव हुए हैं। तो अच्छे नंबर्स की आंकड़ों के बाद नोसिल में भी शायद आज के सत्र में कुछ एक तेजी देखने को मिले। इसके अलावा एक आंकड़ा आया है जी शिपिंग का भी, जहां पर आय करीब 3% बढ़ के 970 करोड़ रुपए, 770 करोड़ रुपए रही है, और घाटा 34 करोड़ से बढ़ के 418 करोड़ रुपए रहा है। एक स्टीप घाटे में फॉल आता दिखाई पड़ा है। ईबिटा इनका 95% वाइप आउट हुआ है और सिर्फ 7 करोड़ रुपए रह गया है। तो बहुत ही एडजस्टमेंट की वजह से भी और कुछ खराब नंबर्स की वजह से भी इनके शेयर में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आज खराब नंबर आए हैं। और आखिरी में वोकहार्ट, जहां पर इनका जो घाटा है वो करीब 174 करोड़ से घटकर 154 करोड़ रुपए आया है। ईबिटा घाटा 177 करोड़ से घट के 30 करोड़ रुपए हुआ है, और आय बढ़ी है इनकी 863 करोड़ से 1018 करोड़ है। ऑन अ फेस ऑफ इट वोकहार्ट के नंबर अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शेयर में रिएक्शन कैसा रहेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है।
ठीक है, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजों का असर दिखेगा आज के सेशन में, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि खबरों के आधार पर एक्शन में रहेंगे और रजत के पास ये लिस्ट है। रजत बताइए कौन कौन से शेयर्स हैं? सबसे पहले फोर्टिस हेल्थ केयर, क्योंकि यहाँ पर दो खबरें हैं। पहला तो आरएचटी हेल्थ ट्रस्ट की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए फोर्टिस के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोर्ड को मंजूरी दे दी, और दूसरा मणिपाल से रिवाइज्ड ऑफर मिल गया। मणिपाल पहली ऐसी कंपनी थी जिसने बोली लगाई थी फोर्टिस के लिए, और वहां पर अब रिवाइज्ड ऑफर मिला है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 2100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे मणिपाल की ओर से, और कुल 160 रुपए प्रति शेयर पर यह इन्वेस्टमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं एक और बेहतर डील फोर्टिस के लिए, और लगातार ये अब फोकस में इसलिए क्योंकि 10 मई को बोर्ड बैठक है, उससे पहले बोलियां जो हैं वो लगातार रिवाइज होती चली जा रही हैं। रुचि सोया आज ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि पतंजलि ने कंपनी के लिए बोली लगाई है, और ये बता दूं आपको, ये जो बोली लगी है 4000 से 4500 करोड़ रुपए की लगी है। अदानी, गोदरेज एग्रोवेट और इमामी ने भी बोलियां लगाई हैं, लेकिन पतंजलि की बोली बहुत मायने रखती है क्योंकि क्वांटम बहुत बड़ा है, 4000 से 4500 करोड़ का। 447 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और 18000 करोड़ की सेल्स। तो बहुत अच्छी फिगर है जो बोली की है। हो सकता है आज स्टॉक पे एक तगड़ा रिएक्शन देखने को मिले। साथ साथ बनानी इंडस्ट्रीज ये फोकस में इसलिए क्योंकि बनानी सीमेंट के लिए अल्ट्राटेक ने एक रिवाइज बोली रख दी है, 7840 करोड़ की रिवाइज बोली है, और अगर ये दालमिया ग्रुप से कंपेयर करें तो 1021 करोड़ से बोली जो है ये ज्यादा है। तो आज बनानी इंडस्ट्रीज फिर से फोकस में रहने वाला है। साथ साथ इंडिया बुल्स वेंचर्स, यहां पर बोर्ड ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कुल 2063 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जाएंगे ये 450 रुपए प्रति शेयर के भाव पे जारी किए जाएंगे। साथ साथ एमसीएक्स ये फोकस में इसलिए क्योंकि ये खबर बड़ी है। देखिए ऑप्शंस फिलहाल सिर्फ सोने में और ग्वार में होती है, लेकिन अब क्रूड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इनमें ऑप्शंस ट्रेडिंग की मंजूरी मिल गई है। तो एम6 के रेवेन्यू स्ट्रीम्स में बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले समय के लिए। आज फोकस में जरूर रहेगा, और पिछले हफ्ते जब नतीजे आए थे तो वो शानदार थे, स्टॉक फोकस में रह सकता है आज। रिलायंस इंफ्रा पे एक बड़ी खबर है, बांद्रा से वर्सोवा के लिए सी लिंक बनाने जा रही कंपनी। 5 साल की अवधि में सी लिंक बनेगा, और कुल मिलाकर 6994 करोड़ रुपए की लागत से यह सी लिंक बनने जा रहा है। तो एक अच्छी खबर रिलायंस इंफ्रा के लिए। पीसी ज्वेलर्स लगातार फोकस में भी है। कंपनी ने बोर्ड बैठक की तारीख को अब पहले कर दिया है, यानी कि पिछली बार जो बोर्ड बैठक की तारीख थी 25 मई को, अभी हो गई है 10 मई, और इसमें बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है। जी बिजनेस पर ही मैनेजमेंट ने सबसे पहले बताई थी खबर कि 25 मई की जो तारीख है उसको प्रीपोन किया जा सकता है, और बिल्कुल उसी तरह बताई नहीं थी, हमने पूछी थी। उनको बोल रहे थे भाई अगर आपको करना है जल्दी क्यों नहीं कर लेते, लोगों का पैसा लग रहा है, नुकसान हो रहा है, और कौन सा बोर्ड मीटिंग करने के लिए 25 दिन का नोटिस चाहिए, जल्दी करिए। तो फिर उन्होंने बलराम गर्ग साहब ने मुझे कहा था कि भाई यहाँ हम इस पर कंसिडर करेंगे। आपकी बात मान ली, हाँ बिल्कुल बिजनेस का असर है, ये क्रेडिट तो चैनल को मिलनी चाहिए, क्योंकि शेयर धारकों के हितों का ध्यान में रखते हुए 10 मई को अब ये बोर्ड बैठक होगी, जिसमें हमने तो खाली आइडिया दिया था, उन्होंने लागू किया। और साथ ही साथ टायर कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं 3%। ये क्वांटम है जिसमें दामों की बढ़ोतरी की गई है, तो आज टायर कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं। 3% दाम बढ़े टायरों के, ओके। लागत बढ़ने के चलते ये कारण दिया गया कि दाम बढ़ना। लागत कैसे बढ़ सकते? नेचुरल रबर के दाम तो हाँ, पर कौन सी लागत बढ़ गई है? कंपनियों ने दाम बढ़ा दिया। सुमित से पूछेंगे, रिसर्च करके बताएंगे सुमित की कहाँ लागत बढ़ी, क्योंकि नेचुरल रबर जो सबसे ज्यादा इनके लिए महंगा, और मतलब इनके रॉ मटेरियल में सबसे ज्यादा कॉस्ट उसकी है 60-70%, वो तो सस्ता हो रहा है लगातार। तो इसका मतलब दाम बढ़ाकर पैसा कमाने का इरादा है इनका, लगता है। चलिए पूछते हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल है पूरा। राकेश बंसल साहब हमारे साथ है स्टूडियो में, सिमी भौमिक कोलकाता से, और गौरांग शाह साहब मुंबई से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। गौरांग सर, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ की जाए। वीकेंड पे नींद आई आपको आराम से? क्योंकि अब तो आपकी नींद उड़ने वाली है 1 अक्टूबर से 12 बजे तक। हमारा कोई लेन नहीं है बाजार में, इसलिए नींद हम हमेशा अच्छी खासी निकालते हैं अनिल जी। और सुप्रभात आप सभी को हमारे तरफ से जी। और 1 अक्टूबर देखते हैं, अभी थोड़ा समय है उसके लिए। और मेरे ख्याल से अगर कहा है ठेकेदारों ने तो करना तो पड़ेगा। पूरे मन से नहीं लग रहा है बंसल जी, जैसा करना तो पड़ेगा। एक तो ये कि मैं करूंगा 12 बजे तक ट्रेडिंग, वैसा गौरांग सर का मूड दिख नहीं रहा। आपका मूड कैसा है? नहीं अनिल जी, मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है। और दूसरा ये तो एक प्रपोजल है, एक्सचेंजेस इसको माने ना माने अनिल जी दूसरी चीज है ना। एक्सचेंज तो तैयार बैठे हैं, एक्सचेंज जाके बोल रहे हैं, तभी तो सेबी ने किया है। एक्सचेंज को तो रेवेन्यू नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अनिल जी एक तरफ कहते हैं कि एफएनओ जो है सेबी कहती है T20 है, और दूसरी तरफ आप बिना अंडरलाइन के इसको कैसे खोलेंगे? और जैसे आपने बोला पीसी ज्वेलर वाला कांड दोबारा से होता है, तो मेरे को अगर नुकसान हो रहा है तो मैं पेन कैसे करूंगा? बैंक को भी खोलो आप।
तो 1 अक्टूबर से 12 बजे तक जगने के लिए तैयार है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसा नहीं है, रात को पे आउट में काफी दिक्कत आएगी अनिल जी, इतना आसान नहीं लगता है मेरे को, मैं तो जगने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए चलिए, ऐसा है ना, ये शेयर के भाव ऐसी चीज है जो लोगों को सोने भी नहीं देते। तो भले आप और हम जगने को तैयार हो ना हो, लेकिन होगा तो फिर नहीं, अनिल जी, तैयार होना एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है। ये बात सही है। चलिए फिलहाल देखिए, चलिए सिमी से भी पूछ तो लिया जाए। सिमी, आपको पसंद आया ये फैसला? जी बिल्कुल, एकदम पसंद नहीं, बिल्कुल ना पसंद है। मुझे तो नहीं चाहिए, मतलब ऐसा एक्सटेंडेड ट्रेनिंग आवर्स मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं, तीनों तो खुश नहीं है इस फैसले से। पता नहीं किसको चाहिए, मुझे नहीं Exactly, चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रजत, पूजा, हमने पोल किया था ना, उसमें निकल के आया था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो ब्रोकर्स हैं ना, जो बड़े ब्रोकर्स जिनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस वाले फैसले से। लेकिन जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनकी दिक्कत बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। बंद कर दो ना, सिंपल सीधा बोल दो लोगों के, भाई हमको सब ब्रोकर नहीं चाहिए, हमको फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए, हमको हर गली में हर गांव में इक्विटी कल्ट नहीं बढ़ाना है। सिंपल चीज कर लीजिए ना। आप छोटे छोटे ब्रोकर्स को मारने के लिए, मतलब वो स्लो पॉइजन देके क्यों मार रहे हैं? सीधे ही बंद करवा दीजिए, भाई हर चीज ऑनलाइन ही होगी, जो बड़ा पैसा लगा सकता है। ये तरीका गलत है एक्चुअली, सीधा सीधा। और सिंपल चीज ये, रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये बात क्लियर है कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। विक्रम लिम्ये साहब जो एनएससी के एमडी है, उनसे भी बातचीत की तो वो भी एक बार बताई जाए कि इंडियन मार्केट पे निफ्टी को हेज करने के लिए एसजीएक्स निफ्टी का इस्तेमाल होता है। एसजीएक्स निफ्टी तो होने जा रहा है बंद, तो अब कहीं ना कहीं तो निफ्टी को इंटरनेशनल मार्केट से लाइन करना था, इनलाइन करना था, तो उस तर्ज पे निफ्टी एटलीस्ट निफ्टी की नहीं, आप रखिए। मैं वही चीज रजत बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल रखिए, लेकिन सिर्फ इंडेक्स रखिए। स्टॉक्स रखना बेवकूफी पर कदम है। स्टॉक्स रख के आप कुछ भी किसी का फायदा नहीं करें। इंडेक्स रखिए, इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, इंडेक्स होना चाहिए, निफ्टी ट्रेड होता रहे। अगर समझिए शाम को आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट खराब आ गए और आपको हेज करना है, कर लीजिए निफ्टी में, क्या हर्ज है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन सब रखेंगे, और वो 207 शेयरों में तो पूरी स्टॉक मार्केट की दुनिया है, 90% वॉल्यूम तो वहीं से आ रहा है। 90-95% मार्केट अगर आपने 12 बजे तक खुले रखा है तो बात ही खत्म हो गई। और कोई रिटेल इन्वेस्टर ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं जिसके पास सिंगल स्टॉक 5 लाख का हो। तो रिटेल तो कुछ कर नहीं पाएगा, उल्टा नुकसान ही होना है। तो ठीक है। इनफैक्ट इस मुद्दे पर एक खास कन्वर्सेशन हुआ एनएससी के एमडी और सीईओ विक्रम लिम्ये से। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं एक बारी। अभी सेबी सर्कुलर अगर आप देखते हो तो उसमें बताया कि अक्टूबर 1 से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स अलाउड है, और वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स कमोडिटी सेगमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड है, क्योंकि कमोडिटी सेगमेंट भी एनएसई अक्टूबर 1 से ही ऑफर कर सकती है। तो उस हिसाब से वी विल बी रेडी टू ऑफर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स इन इक्विटी डेरिवेटिव्स आल्सो, and the timings will be coordinated because this will be another segment that will be available till 11. और अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स की, उन ट्रेड्स की जहां पर आज आपकी कमाई हो सकती है। तो फटाफट से कुछ कॉल्स आपको बता देते हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं आज दिन भर के दौरान, जो हमने अलग अलग एक्सपर्ट से पूछते हैं। इनफैक्ट राकेश, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स की तो हमने बातचीत की शुरुआत में, अब आप स्टॉक्स बताइए। आज आपने कौन से वो स्टॉक्स पिक किए जहां आपको लगता है कि पोजिशंस बनाई तो पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग दीपाली। पहला एक बाय कॉल क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स पर रहेगा, जहां पर शुक्रवार के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 15 मई को रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से पहले एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है। 230 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 267 के टारगेट्स के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को खरीदने की राय रहेगी। दूसरा एक बाय कॉल जुबिलिएंट फूड पर रहेगा, जिसके नतीजे कल हैं। नतीजों से पहले स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, नैरो रेंज में घूम रहा है। मुझे लगता है एक बड़ा अपमूव आज या कल में देखने को मिल सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि कल नतीजे हैं। 2509 पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, 2645 के लक्ष्य के लिए जुबिलिएंट फूड को खरीदें। लास्ट एक बाय कॉल मन्नापुरम फाइनेंस पर, काफी पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक हल्की सी करेक्शन दिखाई थी, करेक्शन पे स्टॉक को खरीद के चले। 120 का स्टॉप लॉस, 136 का टारगेट। ओके, तो तीनों ही स्टॉक है खरीदारी की राय। सिमी बताइए अपनी लिस्ट, आप क्या क्या खरीदेंगी? अनिल जी, लास्ट फ्राइडे को आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया था। आईटी सेक्टर में एक अच्छा सा रिकवरी निचले स्तर से देखा गया था, तो आज मैं फोकस उसी सेक्टर में करूंगी और बैंक्स में भी करूंगी। एक तो माइंडट्री, टेक महिंद्रा, आईटी में मैंने चुना है। मुझे लगता है कि दोनों में आज रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। माइंडट्री के लिए 1000 का लेवल क्रूशियल है, अगर सपोर्ट करता है, होल्ड करता है तो 995 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 1032 1040 का टारगेट है, हो सकता है आज नहीं तो कल तक ये टारगेट्स हासिल हो जाएगा। मेरा दूसरा स्टॉक टेक महिंद्रा है।
टेक महिंद्रा के लिए भी मैंने बाई कॉल ही चूज़ किया है। 655 650 का सपोर्ट है, सपोर्ट होल्ड करेगा तो लॉन्ग जाना पड़ेगा। 674 और 680 ये दो टारगेट्स है मेरा। 645 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और बैंकिंग में मैंने कोटक बैंक, एक प्राइवेट बैंक मैंने चूज़ किया है। अच्छा पोजीशन है, फॉर्मेशन भी अच्छा है, मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रैली देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था, तो एक रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 1230 1225 का सपोर्ट है, अगर सपोर्ट होल्ड करता है तो लॉन्ग जाना पड़ेगा। 1220 का स्टॉप लॉस के साथ 1248 1254 ये दो टारगेट्स है मेरा। ये तीनों इंट्राडे कॉल्स हैं, पर अगर टारगेट्स हासिल ना हो और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहे तो पोजीशंस कल तक होल्ड किया जा सकता है। तो आईटी और प्राइवेट बैंक्स ये थीम है सिमी की। गौरांग, आपके रडार पर भी हैं क्या कुछ शेयर्स आज के लिए? सुप्रभात आपको दीपाली जी। केईसी इंटरनेशनल कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है जहां पर काफ़ी लंबे समय से हमने खरीदारी की राय बना करके रखी है। एफएमसीजी क्षेत्र, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये दो ऐसे क्षेत्र है जो हमें काफ़ी लंबे समय से पसंद है। और ये गर्मियों का जो सिलसिला चला है मौसम का, उसके पहले आप ही के चैनल पर हमने वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, सिम्फनी और हिताची, ये कुछ 2-3 महीने पहले नाम सुझाए थे निवेश लायक रणनीति बना करके। तो इनमें से अगर एक चुनना है तो मुझे वोल्टास काफ़ी पसंद है। और ये सिर्फ गर्मी के सीज़न का एक ट्रेड नहीं है, मैं ये लंबी अवधि के नज़रिए से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका अच्छा खासा कारोबार मिडिल ईस्ट में भी फैला हुआ है और भारत में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो हमें अच्छे लगते हैं। और वन मोर स्टॉक आइडिया इफ यू विल, कंजम्पशन स्टीम से एफएमसीजी में से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आई थिंक इसके भी नतीजे मेरे ख्याल से हाल फिलहाल ही आए हुए आएंगे 1-2 दिन में। तो ये हैं स्टॉक्स जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी निवेश के लिहाज से। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स किन शेयरों पर दे रहे हैं, कहां पर अपग्रेड डाउनग्रेड आ रहे हैं नतीजों के दम पर, ये बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ है। संदीप, बताइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। शुक्रिया अनिल जी। पहले तो अंबुजा सीमेंट शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले नतीजे आए थे, तो ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेके नेगेटिव हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस कट कर दिया है, घटाकर 242 रुपये कर दिया और ये सीधे 300 रुपये से घटाकर 242 रुपये किया गया है। इसी तरह आप क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखिए, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और यहाँ लक्ष्य 202 रुपये का है, 220 रुपये से घटाकर किया गया है। और नमूरा है तीसरा ब्रोकर जिसकी रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 300 रुपये का टारगेट प्राइस है। इनका टारगेट प्राइस सबसे ऊपर का है, लेकिन नीचे की ओर 200 रुपये के आसपास के टारगेट प्राइस पीस पे आए हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा जो इनके कॉस्ट है उसको लेके ब्रोकर थोड़े से निराश हैं। डीमार्ट जिसके नंबर्स शनिवार को आए थे, होल्ड रेटिंग दी है जेफरीज ने और 1370 रुपये का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। एक तो इनके नंबर्स थोड़े से कम रहे हैं जैसा अनुमान किया जा रहा था, और कुछ कॉस्ट को लेके भी थोड़ी दिक्कतें और वैल्यूएशन तो महंगे हैं ही हैं। अदानी पावर, ये देखिए शुक्रवार को नतीजों का रिएक्शन आया था, घाटा जरूर कम हुआ है लेकिन ब्रोकर्स पॉजिटिव नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देखिए, अंडरवेट की रेटिंग है, 19 रुपये का टारगेट प्राइस है, स्टॉक 25 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। नमूरा ने भी रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, 22 रुपये के टारगेट प्राइस स्टॉक को लेकर दिए जा रहे हैं, यानी कि ब्रोकर्स अब भी स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लंबे समय से आप देखिए ब्रोकर्स की रिपोर्ट लगातार स्पेस को लेकर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे लक्ष्य दिया है 585 रुपये का, स्टॉक देखिए 450 रुपये के भी नीचे है, ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज बीते हफ्ते नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद सीएलएसए की रिपोर्ट है, 1097 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास के जो प्राइस टारगेट हैं वो सीएलएसए की ओर से आए हैं और यहाँ पे बाय रेटिंग उन्होंने दी है। इसके अलावा लुपिन एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, 770 रुपये ये टारगेट प्राइस दिए जा रहे हैं लुपिन पर क्रेडिट स्विस की ओर से। न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है। उनका कहना है कि गोवा और उसके साथ साथ इंदौर इकाई, इसको लेके री इंस्पेक्शन कब होती है और उसके क्या अपडेट आते हैं, ये बेहद अहम है स्टॉक को लेके। और आखिर में अगर आप देखिए पेट्रोनेट एलएनजी पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 310 रुपये का टारगेट प्राइस है और वो कह रहे हैं कि हमारा बेस केस लक्ष्य जो स्टॉक को लेके था वो 195 रुपये का था और उसके भी अगर आप देखें तो आसपास ही स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, 310 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय है। तो जो सबसे पहला स्टॉक जिसका जिक्र किया संदीप ने, जी आपने सुना हुआ है अंबुजा सीमेंट। 3 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, तीनों ने टारगेट कट किए हैं और आप बोल भी रहे थे सीमेंट स्टॉक्स कमजोर हो सकते हैं और तीनों ही रिपोर्ट्स में एक चीज कॉमन है जो उस पर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, सीमेंट प्राइसेस लोअर साइड पर हैं, तो अगले कुछ क्वार्टर्स चैलेंजिंग हो सकते हैं। वैसे भी ये क्वार्टर ऐसा है कि ये तिमाही सीमेंट शेयरों के लिए खराब रहती है, मानसून है। दूसरा है कि एक चीज और है, जो कच्चा तेल बढ़ता है और उसके चलते डीजल के दाम जो बढ़ते हैं
सीधा सीधा सबसे ज़्यादा असर किसी पर होता है तो वो सीमेंट पर होता है, क्योंकि सीमेंट का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाई रोड है, तो वो सीधी सीधी इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाता है और वो थोड़ा नुकसान वाली बात है। इसलिए हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हद तक सीमेंट शेयरों में ये सारी चीज़ें है प्राइस में गिरे हुए भी है, ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत हो और अचानक से ये हो गया हो, लेकिन फिर भी मामला तो मुश्किल भरा है सीमेंट शेयरों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक स्टॉक जो बड़ा प्रिय है गौरांग जी का, और लगातार वो यहाँ पर खरीदारी करने की राय भी देते रहे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गौरांग सर, अब आपकी राय सुन के CLSA का भी मूड बना है, वो कह रहे हैं कि 1100 रुपये तक के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खरीदारी करनी चाहिए। बताइए, इन लेवल्स पर लेना ठीक है या थोड़ा इंतजार करें? देर आए दुरुस्त आए। और कभी कभी तो आश्चर्य होता है इन गोरों की रिपोर्ट देख करके। कभी कभार LNT पर बिजक्वाली की रिपोर्ट निकालते हैं और 800 रुपए का दाम दे देते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मेरी समझ सही है, उनकी समझ सही है, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है और कभी कभी हंसी भी आती है। एक बात बताऊं आपको गौरांग सर, भले आप उन्हें गोरे कहें, लेकिन माशाल्लाह आप भी कम गोरे नहीं है वैसे। तो इसलिए रंग भेद ना करें। हिंदुस्तानी गोरे हैं और ये आप लोगों का प्यार की मेहरबानी है। बताइए बताइए सर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हम बेशक खरीदारी की राय अब भी देंगे। देखिए अनिल जी, ये स्तर और समय मेरे समझ में आता नहीं है, और अगर मैं वो सोचने बैठ जाऊं तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर मैं किसी भी तरह का आकलन नहीं कर पाऊंगा। तो खरीदारी कीजिए इसमें बेशक। और मैं एक चीज़ मानता हूं अनिल जी कि ये जो रेरा, ये GST और ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है, इसका एक बहुत ही सकारात्मक इम्पैक्ट अब भी देखना बाकी है रियल एस्टेट सेक्टर पर, और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और आने वाले समय में होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा लिमिटेड, ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये 5 नाम ऐसे हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे जिस पर हमारी 2-2.5 साल से खरीदारी की कवायद है, और ये 1000 का लक्ष्य लेके आएंगे, हम 1250 का लक्ष्य देते हैं। तो 1097 का लक्ष्य ब्रोकरेज हाउस की ओर से है और गौरांग 1200 के लक्ष्य की बात करें। एक रियल एस्टेट स्टॉक की बात हुई थी, लेकिन 3-4 चॉइसेस यहाँ पर बताई हैं गौरांग ने। ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, ये कुछ स्टॉक्स है जो उन्हें पसंद है। लेकिन आज एक स्टॉक जिस पर खास ध्यान रहेगा नतीजों के लिहाज से, वो है ICICI बैंक। हालांकि नतीजे बाजार बंद होने के आसपास आने की उम्मीद है। नंबर्स कैसे रह सकते हैं, अब ये समझ लेते हैं। पूजा मेरी सहयोगी मौजूद हैं। पूजा, और भी नंबर्स होंगे जो आज आएंगे जिन पर फोकस रहेगा, लेकिन पहले ICICI बैंक के बारे में बताइए, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? ICICI बैंक को लेकर स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है, क्योंकि ये वर्कआउट करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कि इस बार बैंक कितने जो NPA हैं, खराब लोन है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, क्योंकि RBI के नए नियम जो अनाउंस हुए थे उसके बाद एक्सिस बैंक के नतीजों में वैसे रीजन कुछ और ही थे, लेकिन एक्सिस बैंक ने पूरी तरह से वो बैड एसेट अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसके नतीजों पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है। लेकिन ICICI बैंक कितना वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, इस पर नजर रहेगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस बार लॉस भी आ सकता है, प्रोविजनिंग काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन हमारे पोल के मुताबिक जो प्रोविजनिंग है उसमें 2 गुनी बढ़त देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। राहत, एक सिल्वर लाइनिंग वो ये रहेगी कि ICICI सिक्योरिटीज में हिस्सा बिक्री के बाद बैंक को करीब 4000 करोड़ रुपए भी मिले थे, तो उससे कहीं ना कहीं मुनाफे को एक जरूर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ग्रॉस NPA के आंकड़े इस बार भी दबाव में ही रहेंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस बार के नतीजों में। ठीक है, तो ICICI बैंक के नतीजे आएंगे आज, लेकिन एक खास बात जो रहेगी अनिल जी वो ये कि ऐसा, जैसे कि पूजा ने भी कहा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक ने जो आइडेंटिफाई किए हैं स्लिपेजेस, उसी के आसपास आंकड़ा आ सकता है। तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी वो पहले बता चुके हैं कि इतना स्लिपेजेस बढ़ने वाला है, तो शायद उतनी निराशा ना हो। देखो, रिजल्ट तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा अंदाजा जो मार्केट में लोग लगा रहे हैं कि चंदा कोचर का क्या होगा। हाँ, एग्जैक्टली। क्या कुछ इस पर भी क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। तिमाही ऐसा हो रहा है कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये 2 बैंक ऐसे नतीजे नतीजे से ज्यादा फोकस है कि कहीं फोकस मैनेजमेंट पे है कि रहेंगे या जाएंगे। राइट, ये ज्यादा फोकस है, रहेंगे या जाएंगे। अब हो ना हो डिसीजन, क्या हो क्या नहीं हो पता नहीं, लेकिन चर्चा तो रहेगी। अब बोले हम खुल के बात करें ना करें, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग बात करना बंद कर देंगे। तो वीकेंड पे भी मैं जितने लोगों से बात कर रहा था ICICI बैंक, ये सब करेंगे। नतीजों में ज़्यादा कुछ खराब होने वाला नहीं है, डर है, लेकिन नतीजे खराब नहीं होंगे। लेकिन इस बात पर डिपेंड, अच्छा ये भी नहीं पता लोगों को कि अगर चंदा कोचर जाए, अगर तो वो अच्छा है कि खराब है स्टॉक के लिए, वो भी नहीं पता। गौरांग, आप कैसे देखते हैं, अगर चंदा जी रहें या जाए, समझे जाए तो अच्छा है या स्टॉक के लिए खराब है?
देखिए अनिल जी, पहले तो ये मैं मानती, ये मेरा वित्तीय विचार है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये जब पूरा वाद विवाद खड़ा हुआ था तब मैं मानता था कि इनको कुछ समय के लिए हट जाना चाहिए था और एक अनबायस इन्वेस्टिगेशन होता तो बहुत ही बेहतर होता। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से बोर्ड ने कुछ जल्दबाजी की इनके पक्ष में बात रखने के लिए, वो नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात, कोई एक इंडिविजुअल अहम नहीं होता है, कंपनी अहम होती है और मैं ये मानता हूं कि, और एक चीज है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का आईपीओ उसी समय पर आया था अनिल जी जब ये वाद विवाद खड़ा हुआ था और आईपीओ कुछ हद तक अनसक्सेसफुल रहा इस वाद विवाद के बीच में। राइट। सो आई फील दैट इट इज नॉट द इंडिविजुअल, इट इज द कंपनी। और किसी एक इंडिविजुअल को रहने या नहीं रहने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो वाद विवाद है उसमें कुछ समय तक ये दूर हो जाए, वो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, जब तक मसला सुलझता नहीं है। नहीं, लेकिन फिर स्टॉक अगर वो चली जाती तो स्टॉक बढ़ना चाहिए। अनिल जी, हमारी देखो एज अ डिस्क्लोजर ये भी देना चाहूंगा कि हमारी खरीदारी की राय है 345-365 का लक्ष्य है। ये एक मैं लंबी अवधि के नजरिए की बात कर रहा हूं और आज जब नतीजे आएंगे अनिल जी, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि वो आंकड़े होंगे वो बहुत ही भयानक होंगे और बहुत ही डरावने होंगे। और एक चीज ये भी मैं मानता हूं कि आने वाले 1 या 2 तिमाही तक बैंकिंग सेक्टर बहुत ही खराब परिस्थिति से जूझेगा, क्योंकि वो हेड ऑन सामना कर रहे हैं, आमने सामने खड़े रहे हैं जो भी तकलीफ है उनको सुलझाने के लिए। एक कॉन्ट्रा बाय कॉल मैं पूरे बैंकिंग सेक्टर पर लेता हूं, जिस पर भी हमारी कवरेज की राय है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक दोनों वाद विवाद में है, यहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और सरकारी बैंकों में पीएनबी को छोड़ करके एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अगर किसी के पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो पीएनबी को भी मैं खरीदारी की राय दूंगा। नहीं, एक मिनट समझे नहीं, आप कह रहे हैं कि बड़े भयंकर डरावने खराब नतीजे होंगे लेकिन फिर भी खरीदना है। अनिल जी, जितने भी मार्केट पहले से ही फैक्टर इन कर देता है। ओके। और एक्सिस बैंक के आंकड़े आए, क्या स्टॉक नीचे गया या ऊपर गया अनिल जी? ना, वो तो ऊपर जाने की वजह अलग थी, शिखा जी जा रही इसलिए गया ऊपर, नतीजे से नहीं गया सर। वो तो शिखा जी के जाने तो वैसे चंदा जी भी चली जाएगी तो ये भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ। एक मिनट जरा बंसल जी, ये चार्ट बंद कीजिए जरा अपन। चार्ट बंद कीजिए। हाँ, चार्ट बंद करके आप बताइए, अगर चंदा जी जाती तो स्टॉक बढ़ना चाहिए गिरना चाहिए? अनिल जी, जो आपने बोला था ना, देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर गिरा तो ये कहा जाएगा कि काफी स्ट्रेस एसेट्स हैं, वो शायद बाहर आएंगे, और अगर नहीं गिरा तो ये कहा जाएगा कि एक्सिस बैंक वाली चीज रिपीट हुई है। अरे हाँ या ना में जवाब दो। अरे एक मिनट, गौरांग सर वो आपसे ही सीखे हैं। जो सवाल तो उसका सीधे जवाब गौरांग ने दिया। सही बात है, ये ऐसा नहीं कि दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं, वाकई में इस सवाल का जवाब है नहीं, और ये मुश्किल है, इसलिए तो मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ, तो मैं खुद ही जवाब दे देता था। लेकिन ये बात सही है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा किसी को पता नहीं, अभी से अच्छा माना जाए खराब माना जाए, जो होगा देखा जाएगा। और अब बात करते हैं कमाई वाले स्टॉक्स की। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग टीम। अगर सारे चार्ट्स की तरफ देखें तो आज मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही ज्यादा रहने की संभावना है, और कंज्यूमर में से मैं एक स्टॉक चुनना चाहूंगा जो है हैवेल्स। अगर हैवेल्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, कल का डेटा अगर हम उसमें देखते हैं तो डेरिवेटिव डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है, तो हैवेल्स में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 534 का, और जो लक्ष्य चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है वो है 555 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो आईटी से है, वो टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा का चार्ट देखते तो यहाँ पे भी खरीदारी करने के मौके दिखाई दे रहे हैं चार्ट के ऊपर। स्टॉप लॉस होना चाहिए 650 का और 695 का पहला लक्ष्य होगा। और मेरा तीसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो है जीएसएस इन्फोटेक। अगर इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन है, जिस तरह से इस स्टॉक ने रैली दिया है और कंसोलिडेट हुआ है, तो आज से वापस इसमें तेजी आने की संभावना है, तो जीएसएस इन्फोटेक बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 80 रुपीज 50 पैसे का होना चाहिए और 85 का पहला लक्ष्य होगा। चलिए, तो ये है स्टॉक्स जहां पर आप रखिए नजर खरीदारी करने के लिहाज से। टेक महिंद्रा कॉमन हो रहा है, सिमी के पास भी है और इधर आशीष जी के पास भी। आइए स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले उन पर करें फोकस। डीमार्ट नतीजे ऐसे तो मजबूत दिख रहे हैं, मार्जिन से 1% और बढ़कर आया। गौरांग सर, ये बताइए कि इस भाव में आपकी हिम्मत है खरीदने की? अनिल जी, एक चीज मैं हमेशा सोच करके चलता हूँ। हाँ।
कि बाजार में अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो आपको बाजार में आना नहीं चाहिए। राइट। और दूसरी बात, जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर तो नहीं है तब तक भी बाजार में नहीं आना चाहिए। और डीमार्ट पर एज अ डिस्क्लोजर आईपीओ के समय पर भी हमारी राय थी, उसके बाद 1000 और 1200 के बीच में कंसोलिडेट हुआ तब भी खरीदारी की राय थी, और जो शनिवार को नतीजे आए उसको देख करके भी हम ऊपर के तरफ लक्ष्य भी देख रहे हैं और इस स्तर पर भी खरीदारी की राय है। जी, एक चीज और है अनिल जी, एनबीएफसीज और छोटे बैंक्स, इन पर क्या स्ट्रैटेजी अभी रखनी चाहिए? क्योंकि हमने भी आज कुछ हाउसेस की रिपोर्ट आई है, हालांकि उन्होंने टारगेट्स नहीं दिए इन स्टॉक्स पे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने फार्म लोन वेवर की बात की है, और अगर ऐसा हुआ तो जो एनबीएफसीज है, स्पेशली उज्जीवन, इक्विटास, इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है और छोटे बैंकों के लिए। एक्चुअली एनबीएफसी छोड़ दीजिए, बैंक्स के लिए तो मैं पॉजिटिव मानता हूँ। अच्छा, वो इसलिए है कि मेरा सोचना थोड़ा अलग है दीपाली। फार्म लोन वेवर किसको दिया जाता है? छोटे किसानों को, जिनसे पैसा आने की उम्मीद कम है। हाँ, जिनसे रिकवरी नहीं होगी। हाँ, तो इसका मतलब ये है बैंक के तो काम हो गया ना भाई। पैसा बांटेगी कौन? बांटेगी सरकार बांटेगी। बैंक के लिए तो उनकी लोन की रिकवरी होगी, किसान नहीं दे रहे, सरकार देंगे, तो उल्टा काम पक्का हो गया। मैं तो उल्टा देखता हूं कि अगर फार्म लोन वेवर होता है तो कोई जरूरत नहीं है आपकी आप सरकारी बैंकों के शेयरों को शॉर्ट करें। हाँ, एनबीएफसी के लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि आदतें बिगड़ जाती है कि भाई जब उनके लिए फर्क नहीं पड़ता उज्जीवन है या कोई XYZ बैंक है, उन किसानों को ये लगता है कि चलिए पैसा नहीं देना है मतलब लोन का पैसा वापस नहीं देना है, तो एनबीएफसी के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए हो सकता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा सोच समझ कर कर्ज देते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं कि सरकारी बैंकों की तरह कि नहीं किसानों को इतना कर्ज देना ही पड़ेगा, वो तो सोच समझ कर देते हैं, इसलिए मामूली सा उनके लिए नेगेटिव मान लें। बाकी सरकारी बैंक के लिए तो मैं बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। फार्म लोन वेवर हो गया, हाँ इकोनॉमी के लिए ये वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन बैंक के लिए तो अच्छा ही है कि अगर किसान दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं, सरकार तो दे रही है। बिल्कुल, लेकिन एनबीएफसी पर ध्यान रखेगा। उज्जीवन पर आज इनफैक्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट भी आई है, डाउनग्रेड किया है उन्होंने और यही एक फैक्टर दिया है। एक